9.4 में हमारी बात हो रही थी ना, याद है? कल हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो आई थिंक जस्ट पॉज द वीडियो प्लीज। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 कर चुके थे। 9.4 में कल 18 हो गया था ना हमारा क्वेश्चन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 22 तीनों में करूंगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 पहले समझ लो अच्छे से, बाद में कॉपी कर लेना प्लीज। पहले इसको अच्छे से समझ लेना, बस क्वेश्चन सामने रखो, मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो और मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखना, ठीक है? क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ना इत्मीनान से समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ना मैं होमवर्क दे देता ही। करे बात? क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड। अल्टीमेटली वो हमें रेडियस फाइंड करवा रहा है बलून की, और बलून कैसा है? स्फेरिकल है, और उसका वॉल्यूम चेंज करवा रहा है वो। पहली लाइन को पढ़ेंगे फिर से। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। किसी भी बलून के वॉल्यूम का जो चेंज है ना, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है वो। तो देखो वॉल्यूम को हम v से डिनोट करते हैं, किससे? v से। तो वॉल्यूम का चेंज क्या हो जाएगा? dv/dt। सोचो आप, वॉल्यूम में चेंज dv/dt। आप रेट एंड मेजरमेंट क्लास पढ़ चुके हो मेरे से, ये वाला चैप्टर याद है? dr/dt मतलब रेडियस का चेंज, dv/dt मतलब वॉल्यूम का चेंज, da/dt एरिया में चेंज। तो dv/dt चेंज जो है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हमने इसको k मान लिया, कांस्टेंट को k मान लिया। कोई दिक्कत है? नहीं। पहली लाइन समझ में आ गई। अब बलून कैसा? स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल वॉल्यूम याद है? स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम में लिख देता हूँ, d/dt तो अलग कर देता हूँ, सरका देता हूँ। देखो इस v की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? 4/3 πr³ इक्वल टू k। आया समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने 4/3 पाई अलग कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। r कौन है? रेडियस। अब देखो बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो रेडियस भी तो बढ़ेगी घटेगी ना, ठीक है? तो r हमारे लिए वेरिएबल है। r कैसा है? वेरिएबल। तो उसको बाहर नहीं निकाला, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? ये वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ r³। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वल टू राइट साइड में k। राइट साइड में कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है? पहली लाइन में डिफरेंशिएशन राइट साइड नहीं लगा था, इसलिए ध्यान रखना। अब 4/3 पाई बाहर ही अभी भी। बताओ r³ का डिफरेंशिएशन 3r²। क्या बस? नहीं, r का फिर करेंगे, क्योंकि ये r के रेस्पेक्ट में नहीं t के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, तो हो जाएगा dr/dt। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वल टू हो जाएगा k। बढ़िया, यहाँ तक सही है सब कुछ। देखो 3 आया और गया, क्या बच रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है 4πr² dr इक्वल टू k dt। सोचो आप, सोच लिया क्या? ठीक है। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4πr²। देखो 4π इंटीग्रेशन में r² dr इक्वल टू k बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में dt। सही है क्या? क्योंकि k तो कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो 4π अपनी जगह पर है, r का r² का r³/3। बहुत अच्छे। इक्वल टू k अपनी जगह पर, इसका t। सही है क्या? और प्लस में कांस्टेंट। याद आया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कुछ याद आया? यहाँ पे मैंने क्या किया था? मैंने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर दिया था, r को एक तरफ और t अलग कर दिया। हालांकि t था नहीं, dt था, तो dt को अकेला एक तरफ सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटर कर गए हम। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, इसको 1 बोल दिया हमने। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, इतना हमें पता है। t टाइम पर रेडियस निकालना है। उसने एक कंडीशन दे रखी है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट। इनिशियली मतलब t बराबर 0, इनिशियली मतलब 0 टाइम पर, है ना? तो इनिशियली है ना 8t इक्वल टू 0, रेडियस कितनी थी बोलो? 3 थी। सही है क्या? तो यहाँ से t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 3 को इसमें रखो तो कुछ मिलेगा आपसे। देखो कुछ मिलेगा, देखते हैं। t इक्वल टू 0 रखने पर ये निपट जाएगा। सही है क्या? और r इक्वल टू 3 रखोगे तो 4π3³ इक्वल टू क्या जाएगा? c। ये कौन सा? 27/3 9 4 जा कितना? तो c इज इक्वल टू कितना जाएगा? 36 पाई। तो यहाँ से तो c मिला। कुछ याद आया? कल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम पॉइंट रख रहे थे, आज के दिन वो पॉइंट ना रख के इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ठीक है? अब लेकिन इतना काफी नहीं है, उसने बोला है कि एट t इज इक्वल टू कितना? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद क्या होता है? रेडियस जो है वो 6 यूनिट हो जाती है। तो 8t इक्वल टू 3, r कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको भी रख देते हैं। तो देखो t इक्वल टू 3 यहाँ पे रखो तो 3k हो जाएगा। सही है क्या?
3k और c की जगह 36 पाई रख देंगे। क्लियर है? r की जगह 6 रखो तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 6 का क्यूब अपॉन कितना 3 इज इक्वल टू 3k प्लस का 36 पाई। देखो आप आराम से, t की जगह कितना रखा 3, तो ये 3k हो गया, सोचो 3k हो गया, और प्लस का c कितना रख दिया 36 पाई, और ये 4 पाई अपॉन 3 तो एज इट इज r की जगह कितना रख दिया 6। सही है क्या? इस 6 का क्यूब को मैं 6 इंटू 6 लिख दूं क्या? ताकि कट जाएगा ये 3 2 जा 6। सही है क्या? बोलो तो देखो कितना आ रहा है ये बेटा, ये 36 और ये 8 हो रहा है, 36 8 जा, अरे बेटा ये 4 2 जा 8 और 6 सी जा 36। सुन लो पहले आराम से, पूरा मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा बोलो, है ना? 4 3 12 और 4 16 168 आ रहा है ये। 8 3 24 4 नहीं, रुको 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 8 छंगे 48 4 8 3 24 288 आ रहा है मेरा, 288 आ रहा है ना? कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। तो ये 288 पाई है एक्चुअली, 288 पाई। सही है क्या? उधर से 36 पाई को इधर बुला लो, अरे घटा सकते हैं ना पाई को पाई से, बोलो। कैलकुलेशन देख रहा है अभी भी, देख ले 36 8 जा कितना हो रहा है? सही है ना? अब बताओ 288 पाई में से 36 पाई माइनस करोगे तो 6 माइनस 8 माइनस 6 252 पाई इक्वल टू कितना 3k। ये नीचे वाला आ रहा है देखो एक बार, सही है क्या? तो यहाँ से मुझे k मिल रहा है क्या? k कैसे मिलेगा? जब मैं 3 से डिवाइड लगाऊंगा तो 3 8 24 3 चौके 12। सही है क्या? 84 पाई आ रहा है मेरा, चेक करो। अरे 3 से डिवाइड लगाओ ना, 3 8 जा 24 1 बचा 3 4 जा 12, तो k आ गया c आ गया। देखो अब इसके अंदर इस इक्वेशन में हमारे लिए अननोन कौन कौन था? c था, k था और r था। सही है क्या? तो r निकल गया, r तो नहीं, r तो निकालना है ना? k निकल गया क्या? हाँ। c निकल गया क्या? हाँ। और t की टर्म्स में r आएगा क्योंकि उसने टाइम डिफाइन नहीं किया। उसने क्या बोला? फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड। t डिफाइन नहीं किया कि कितने सेकंड, तो हम t सेकंड को t मान के चलेंगे, तो r हमारा t की टर्म्स में आएगा। पहले इतना कॉपी कर लो, चलो c और k की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है देखो इधर, पहले समझ लो आराम से क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। 4 पाई r³/3 LHS एज इट इज, k और c दोनों राइट साइड है इसलिए, ठीक है? kt कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84 पाई इंटू टी। सही है क्या? सही है। प्लस में c कितना है? 36 पाई, बराबर है। हमें r निकालना है ना, तो r को इधर ही लेने दो, बाकी सब उधर भेज दो, तो r³ इधर ही रहेगा। ये 3 रुक जा एक मिनट, रुक जा 3/4 पाई उधर चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है? और अंदर की तरफ क्या बचेगा? 84 पाई टी प्लस का 36 पाई। क्लियर है? अब देखो पाई कॉमन आके कट रहा है क्या? पाई कॉमन आके कट गया तो क्या बचेगा? 3/4। मैं तो सोच रहा हूँ 4 पाई पूरा कॉमन ले लो, तो 4 पाई कॉमन ले लिया तो अंदर से 4 पाई बाहर आ जाएगा, तो 4 2 जा 4 1 जा। सही है क्या? 21 टी बचेगा सिर्फ, और प्लस का 4 9 जा। सही है ना? इतना बचेगा सिर्फ। अरे पाई 4 पाई पूरा बाहर ले लिया इसमें से, तो 4 पाई नीचे पाई भी है, 4 पाई से 4 पाई पूरा ही कट गया। सही है क्या? तो r³ इक्वल टू इतना, ये 3 को अंदर भेज दो, तो 3 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 63t प्लस 27, और उसकी पावर क्या 1/3 कर दूं क्या? यहाँ से 3 हटा के, ठीक है क्या? सही है ना? क्योंकि हमें तो r निकालना था, r³ नहीं निकालना था, ठीक है? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 20 करे बात। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं पढ़ने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इधर देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको 1% किसी ने दे रखा है तो 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, ये आता है आपको? बढ़िया, बहुत अच्छे। और अगर कोई चीज़ 5% इंक्रीज हो रही है तो उसको आप कैसे लिखोगे? प्लस 5% इंक्रीज हो रही है तो 5/100 नहीं, हाँ वैसा तो देखा नहीं। देखो एक मिनट शांति रखो। कोई चीज़ इनिशियल वैल्यू से 5% इंक्रीज हो रही है तो इनिशियल वैल्यू क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? 100। परसेंटेज में हम 100 मान के चलते हैं। तो मान लो इनिशियली वो 100 था, बाद में वो 5% ऐड हुआ तो 105% हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो 105/100 ऐसे लिखेंगे हम लोग उसको। आया समझ में? जैसे कोई चीज़ अगर 10% बढ़ गई तो 1110/100। आया समझ में? परसेंटेज में ऐसे चेंज करते हैं, और डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज करके। आया समझ में? ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रिंसिपल को मैं p मान लेता हूँ, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 है ना ये, ठीक है? तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल जो है वो क्या है मेरे लिए?
प्रिंसिपल P है, रेट को मैं क्या मान लेता हूँ, रेट R मान लेता हूँ और टाइम को T मान लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। PRT/100 कुछ याद आ रहा है छोटी क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना। तो देखो अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, dp/dt इक्वल टू R/100 ऑफ P। सोचो आपका इनिशियल प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, यानी कि उसमें रेट ऑफ चेंज दिखाई दे रहा है हमें। और कितना रेट ऑफ चेंज, R% बोले तो R/100 किसका, R%, इनिशियल प्रिंसिपल का ना। तो R/100 ऑफ P, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड बाय P कर दिया, कोई दिक्कत है इसमें। पहली लाइन अगर लिखना आ गई ना तो फिर क्वेश्चन बन गया, यही नहीं लिखना आए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा, वेरिएबल सेपरेबल से। P को इधर ले आओ। अच्छा पहले क्वेश्चन को आगे पढ़ें, क्या बोल रहा है आगे वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ R फाइंड करना है इफ 100 रुपीज डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। log 2 की वैल्यू इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, dp/p, सही है क्या, इक्वल टू R/100, ये तो कांस्टेंट है मेरे लिए, इंटू dt, ये कांस्टेंट है मेरे लिए। R क्या है, रेट भी एक कांस्टेंट है ना, 1% 2% इज कांस्टेंट लाइक। तो इंटीग्रेट करें दोनों साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है क्योंकि P का फॉर्मूला नहीं होता है हमारे पास। पता चला सर यहाँ तो डिफरेंशिएट करो, जैसे पिछले क्वेश्चन में गया वहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था, प्रिंसिपल का फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, आ रहा है समझ में। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इज इक्वल टू R/100, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बोलो, dt। बताओ 1/p का इंटीग्रेशन log p, बढ़िया, ठीक है। आई की बात है, मॉड प्रिंसिपल अमाउंट ना पॉजिटिव ही होगा ना, कोई बैंक में -10 रुपये थोड़ी डालने जाता है ना। पता है मैंने तो -100 रुपये डाले थे, -100 रुपये वो करेंगे, आप नहीं डालोगे ठीक है। तो R/100 इंटू कितना हो जाएगा T, और प्लस में कांस्टेंट भी तो आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, जैसे ये आया ना इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, कोई दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन है आगे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R फाइंड करना है इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। 100 रुपये आपके डबल हो जाते हैं 10 साल बाद। देखो इधर इनिशियली आपके पास 100 रुपये हैं, इनिशियली बोले तो T बराबर 0, नहीं आया समझ में। फिर 10 साल बाद वो 200 रुपये हो जाते हैं, तो बहुत गंदा ब्याज देते हैं बैंक वाले, क्या मतलब है फिर। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ, देखो 8T इक्वल टू 0, बोलो P कितना है आपके पास 100, ठीक है ना। तो T बराबर 0 पे P निकालते हैं, मतलब रखते हैं इसमें, तो ये कितना जाएगा log 100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा C हो जाएगा। अरे T तो 0 है ना, ये RT/100 लिखा है ना, RT/100 है ये एक साथ, RT/100। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, log 100, 2 log 10 हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि इसको P की टर्म्स में इसमें से यहाँ से log हटा के उसको E की पावर में ले जाऊँ, ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग, है ना। मैं ये करने से पहले, क्योंकि log 100 log 2 रखना है हमें, log 100 इज लाइक log 10 थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, तो इसको मैं 1 ना बोल के अभी P इज इक्वल टू E की पावर, देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, RT/100 प्लस में C, सही है क्या। पूरा एक साथ सामने वाला सिर पे बैठेगा, ऐसा नहीं कि C बेचारा नीचे ही रह गया, ऐसा नहीं, पूरा साथ में जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, कोई दिक्कत है अब नहीं। अब वापस से वही बात लिखेंगे, एट T बराबर 0, यानी इनिशियली आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये था, रख के देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू E की पावर में, ये तो 0 हो जाएगा, सिर्फ E की पावर C बचेगा, सही है। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है ना, हालांकि वो सेम बात थी, फिर भी देखते हैं हम आगे। फिर अब T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 10 साल बाद आपका अमाउंट जो है डबल हो गया, यानी 200 हो गया, डबल हो गया ना 200। तो यहाँ पे रखो, हो जाएगा 200 इज इक्वल टू E की पावर कितना, रुको अरे रुको 10 रखो ना यहाँ पे, 10R/100 सोचो, प्लस का C, R/10 हो जाएगा, सही है ना, हाँ वो हो जाएगा, रुको तो 1 मिनट, हो जाएगा 200 इज इक्वल टू E की पावर R कितना 10 प्लस में C, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, 200 इज इक्वल टू E की पावर R/10 इंटू E की पावर C। सोचो आप, ये पूरा ऊपर बेस में एक साथ है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर को मैंने अलग अलग बांट दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास E की पावर C की वैल्यू रखी हुई है इसलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू E की पावर R/10 इंटू यहाँ पे कितना जाएगा इंटू 100, ये आया और गया 2 बार, सही है क्या। ऊपर लिख देता हूँ मैं, तो E की पावर R/10 इज इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, लॉग ले लो दोनों साइड, E हटाना है तो जाएगा R/10 log E, सोचो
इज इक्वल टू log 2। सोच लिया क्या? log e कितना होता है? 1। जब बेस में e हो और इधर भी e हो तो ये तो 1 हो जाएगा। तो r/10 इज इक्वल टू कितना जाएगा? log 2। log 2 कितना दिया उसने? 0.69। 69 ले लेते हैं सिर्फ, चलो 31 भी ले लेते हैं। वो कह रहा है नहीं 31 भी लो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6.931 हो जाएगा। और r क्या होता है हमेशा? अरे परसेंटेज में होता है, रेट है ना, रेट का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा? 6.931%। क्लियर है? ये परसेंट है, परसेंट। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, आसान है। हालांकि वैसा मैं ऐसा नहीं करता ना तो भी आंसर चला जाता, बट ठीक है, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग गया। कॉपी करो इसको। अब 21 जो है होम असाइनमेंट है, 23 भी होम असाइनमेंट है, ठीक है ना। 22 मैं करूँगा, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 22। अब आपस से समझना, पेन वेन रख दो, पहले समझो चीज़ों को। अगर इक्वेशन नहीं बनी तो नहीं सॉल्व होगा, समझ ही नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर इसमें इंटीग्रेशन क्यों किया, डिफरेंशिएशन क्यों किया। इसलिए पहले समझो आराम से। सुनना मैं कहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ लिखते वक्त। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख कब पहुँचते हैं, मतलब डबल की बात कर रहा है वो। इनिशियली 1 लाख है, बाद में 2 लाख हो गए। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। क्या बोला उसने? इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। यानी कि देखो इधर कहने का मतलब ये है, इसकी क्वेश्चन की शुरुआत आखिरी लाइन से होगी। आखिरी लाइन में क्या बोला उसने कि कहीं पे कुछ नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो मैं नंबर ऑफ बैक्टीरिया को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लूँ क्या, टी मान लेता हूँ। टी नहीं, टी तो टाइम हो जाएगा, वाई मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज वाई एट इंस्टेंट टी, यानी किसी टाइम टी पर, इनिशियली टाइम टी पर, इनिशियली इन द सेंस कि किसी टाइम पर वो वाई बैक्टीरिया मेरे पास है। इनिशियली टाइम नहीं है, इनिशियली होता तो मैं फिर टी बराबर 0 बोल देता। इनिशियल टाइम नहीं है, इनिशियली तो कुछ थे, उसके बाद कुछ टाइम बाद ना वो बढ़ के वाई हो गए। आया समझ में? अब देखो अभी भी ये वाई जो है बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। अब देखो लास्ट लाइन को फिर से पढ़ना। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का मतलब अगर वाई है आपके पास तो dy बाई dt। सोचो आप, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया यानी वाई में रेट ऑफ ग्रोथ dy बाई dt। अब देखो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव नेगेटिव यानी इंक्रीज डिक्रीज दोनों के लिए dy बाई dt आएगा। हमें नहीं पता, हालांकि उसने ग्रोथ वर्ड यूज किया है। इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। नहीं आया समझ में? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वाई। आया समझ में? ये लाइन समझ में आई? फिजिक्स यूज हो गई इसके अंदर। अब देखो आप फिजिक्स में एक चीज पढ़ते हो कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट के जोड़ देते हैं हम लोग। याद आया कुछ? तो यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? वेरिएबल सेपरेट कर दो तो जाएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना, के डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। याद आया कुछ? अरे आप इंटीग्रेट कर दो, अब तो आसान है। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कितना हो जाएगा ये, dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ dt। सही है क्या? बताओ 1 अपॉन वाई का log y इक्वल टू के टी प्लस में कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आपस से क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। वो कह रहा है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। टी दे रखा है, ठीक है, 2 घंटे के बाद वो 10% और बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, 2 घंटे के बाद वो 10 और बढ़ जाते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ, मैंने यहाँ पे माना द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज बाय एट एनी इंस्टेंट टाइम टी, यानी ये इनिशियल टाइम नहीं था। अगर ये इनिशियल टाइम नहीं है तो ये जो वाई लिखा है ना नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये भी इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया नहीं है, ये बाद के हैं, टी टाइम बाद के हैं। नहीं आया समझ में? तो मैं इनिशियल मान के चलता हूँ। तो लेट इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज वाई नहीं, वाई नॉट मान लेते हैं, अलग मानो ना कुछ। वाई तो अभी टी टाइम के बाद थे, है ना, इज वाई नॉट। तो इसका मतलब ये वाई नॉट जो है 8 टी इज इक्वल टू 0 पर है। नहीं आया समझ में? है ना? अब देखो वापस से सुनना, ये टी बराबर 0 पे वाई नॉट था और टी टाइम पर वाई हो गया। अब वापस से इस लाइन को पढ़ रहा हूँ। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। 10% बढ़ रहा है, सुनना, 10% बढ़ रहा है टी बराबर 2 पर, 10% बढ़ रहा है। सुनना, कौन बढ़ रहा है? y बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है? y नॉट का बढ़ रहा है। नहीं यहाँ समझ में? यानी कि 110 बाय 10 सॉरी 100 ऑफ y नॉट। सोचो अब आप, बाद वाले बैक्टीरिया इनिशियली बैक्टीरिया का 110% हो जाएंगे ना, 10% बढ़ गए तो
याद आया? और 110% का मतलब 110/100, सही है क्या? तो 0 से 0 काट दें तो बताओ y/y0 कितना बन गया यहाँ से? 11/10 या y बराबर 11/10 y0, 11/10 y0, है ना? जब जरूरत पड़ेगी तब इसको यूज करेंगे। आया समझ में इतना? अब आगे वापस से पढ़ो, फिर से पढ़ो। अभी ये 1 लाख 2 लाख का क्या सीन है वो भी देखो, ठीक है? इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। अब ये वाली लाइन का इंपॉर्टेंस है, इन हाउ मेनी आवर्स, यानी वो टी जानना चाहता है हमसे। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, यानी कि अब डबल हो रही चीजें। यानी कि सुनना, तो हम मान लेते हैं जो बाद वाला टाइम है ना, लेट 8 T1, वो टाइम को मैं T1 मान लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने T बराबर 0 इस्तेमाल किया, फिर T इस्तेमाल किया, मैं अगला कोई टाइम T1 या T डैश बोल दो, कोई भी फर्क पड़ता नहीं, T डैश बोल दो T1 बोल दो। तो लेट 8 T1, सही है क्या? 8 T1 बैक्टीरिया विल बी फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख, या ऐसा बोल सकता हूँ बैक्टीरिया विल बी डबल। नहीं आया समझ में? अरे डबल ही तो हो रहा है ना, हमें 1 लाख 2 लाख वैल्यू नहीं रखना है, हमें तो सिर्फ डबल का कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है? तो सुनना ध्यान से, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख दूँ, देखो इधर T1 टाइम पे बैक्टीरिया आपके डबल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। तो क्या आप, वैसे देखा जाए, कहाँ गई वो इक्वेशन? एक मिनट, हमने यहाँ पे t = 0 नहीं यूज किया ना इस पे, है ना? इसके हिसाब से t = 0 भी तो रखना। हम लोग लास्ट लाइन पे आ गए, शुरू से ही y = 1 लाख ले गए और वहाँ पे इनिशियल ले लेगा तो फिर हो जाएगा ना? नहीं, एक मिनट रुको, देखो ये वाली बात यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी तो कुछ चेंज आएगा ना। t = 0 इसमें रखा नहीं है अभी हमने, तो रखते। तो देखो इधर देखो, हाँ कुछ मिलेगा हमें, तो t बराबर 0 रखने पर ये निपट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा log y0 हो जाएगा, log y0 = c हो जाएगा। सोचो ना, log y0 हो जाएगा ना, y भी तो रिप्लेस हो रहा है ना y0 से, तो log y0 = कितना हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इट इम्प्लाइज log y = kt प्लस log y0। सोचो, अरे c की वैल्यू log y0 है ना, उठा के वापस रख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा log y माइनस का log y0 = kt। सोच लिया क्या? ये ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, log y/y0 = कितना? kt। देखो मैंने बोला था y/y0, ये ऐसे थोड़ी निकला, कुछ यूज करने के लिए निकला होगा। तो इसका आप क्या लिखोगे? log कितना लिखोगे इसको? 11/10 = kt। सोच लिया ना? तो बताओ यहाँ से k कितना आ रहा है? k कितना आ रहा है यहाँ से? और लेकिन t भी तो आपके पास है ना, यहाँ पे t कितना है अपने पास? t 2 आवर है, क्योंकि ये वाली वैल्यू कब यूज करते हो? जब आप t 2 आवर रख रहे हो यहाँ पे, तो t की वैल्यू रख दो 2, ठीक है? तो ये हो जाएगा k = हो जाएगा 1/2 log 11/10। सोच लिया क्या? k आ गया, c आ गया, तो उठा के वापस इक्वेशन 1 में रखो, उसके बाद आप T1 पे 1 लाख से 2 लाख जाओ। नहीं आया समझ में? आ रहा है? क्योंकि नहीं तो फिर ये अड़ जाएंगे ना वापस। तो अब लिखूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या बनेगी? मैं इधर लिख रहा हूँ log y = kt, kt बोले तो हाफ log 11/10 × t प्लस का c कितना है मेरे पास? log y0। सही है क्या? पहले इतना कॉपी कर लो आप, है ना? 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। देखो इक्वेशन 1 में जब हमने c और k को रखा तो ये बन गया। अब ध्यान से सुनना, अब वो कह रहा है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय दिस, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट विल रीच 2 लाख। अब सुनना, इन हाउ मेनी आवर्स तो मैं मान लेता हूँ लेट इन T1 आवर्स, नहीं आ समझ में, लेट इन T1 आवर्स बैक्टीरिया काउंट विल बी, बैक्टीरिया काउंट विल बी डबल। नहीं आया समझ में? डबल क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इनिशियली 1 लाख था, बाद में 2 लाख हो गया, यानी इनिशियली 100 था तो बाद में 200 हो गया। नहीं आया समझ में? अरे इनिशियली 1 था तो बाद में 2 हो गया, तो डबल हो गया। तो t = T1 पे इतना डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में t की जगह T1 रिप्लेस कर दो खाली, और कुछ नहीं करना है। नहीं आया समझ में? तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा log y = 1/2 log 11/10 × T1, ये T1 आपको फाइंड करना है, प्लस log y0। सही है क्या? सही है ना? और लेकिन सुनना ध्यान से, अब इसमें अगर जब डबल हो रहा है, इट इम्प्लाइज, यहीं पे लिख रहा हूँ नीचे, इट इम्प्लाइज y = 2 y0। सोचो अब आप, क्योंकि आपके इनिशियल बैक्टीरिया का बाद में बैक्टीरिया डबल हो गया, बाद वाला बैक्टीरिया कौन था? y था,
ये डबल हो गया, 2 वाई नॉट हो गया, है ना समझ में। तो इसको यूज़ करेंगे इसमें, पहले मैं उसको यूज़ करने से पहले इसको इधर बुला लेता हूँ। हो जाएगा log y माइनस का log y नॉट इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू कितना हो जाएगा t। बताओ log m माइनस n लग रहा है क्या इसमें? हो जाएगा log कितना y/y नॉट, 1 नहीं होगा बेटा, क्या 1 सुनाई देता मुझे कैसे? हमने टी लिखा। अच्छा ये t1, ओके सॉरी ये t1 है ना। तो हो जाएगा हाफ log कितना 11/10 इंटू t1, सही है क्या? अब देखो y की जगह कितना रख दो यहाँ पे 2 वाई नॉट रख दे क्या यहाँ पे? तो जाएगा log 2 वाई नॉट अपॉन कितना y नॉट इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू t1। ये तो y नॉट से y नॉट कट गया अंदर ही अंदर, तो कितना बचा log 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 2 log 2 और उसका डिवाइड लगा दो अपॉन log 11/10 इक्वल टू कितना t1। log से log कैंसिल कैसे हो जाएगा बेटा? नहीं होगा, ये log 2 है और ये log 11/10 है, कैसे होगा? हटता नहीं है, log हटा नहीं रहे हम लोग, इसमें t1 को इसके log के अंदर नहीं है, t1 तो बिल्कुल अलग ही है। तो ये आपका t1 हो जाएगा, यानी इतने टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा बैक्टीरिया बाद में 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। क्लियर है? चेक कर लो इसका आंसर, ठीक है, कॉपी करो। लिखेंगे हेडिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। करें बात, है ना। देखो इंपॉर्टेंट टाइटल है, जेई मेंस पर्पस से भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन which is in the form of बोर्ड पे लिखा है मैंने, dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y by x, dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ y by x is called HDE। समझ जाओगे, HDE मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, D मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE मतलब होमोजीनियस, ठीक है ना। देखो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो जिसमें y बाय एक्स की फॉर्म दिखे, किसकी फॉर्म दिखे? y बाय एक्स की, तो उसको आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस को पहचानने का एक तरीका और है, ठीक है। देखो एक तरीका और क्या है, पॉइंट नंबर 2 में मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। पहले तो होमोजीनियस इक्वेशन सीखो कि होती क्या है, फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ। जैसे पहली इक्वेशन मैंने लिखी x² प्लस y² प्लस xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड मैं एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ cos² x प्लस y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री, हर टर्म में वेरिएबल की डिग्री इक्वल हो। नहीं आया समझ में? हर टर्म में क्या बोला मैंने? होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की डिग्री हर टर्म में, इन ईच टर्म द डिग्री ऑफ वेरिएबल, टोटल डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल। तो देखो इस फर्स्ट इक्वेशन में देखो, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है? इसमें वेरिएबल की डिग्री, इसमें वेरिएबल की डिग्री टोटल डिग्री है कि नहीं है? वेरिएबल की डिग्री, हमें ये नहीं पता वेरिएबल कौन सा, दोनों वेरिएबल है हमारे लिए, तो दोनों की डिग्री कितनी है? 2। तो ये एच डी नहीं, होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है? यस है, पहली वाली है, सही है ना, पहली वाली है, आ रहा समझ? तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी? जब इसमें y बाय एक्स का फॉर्म हमें दिखेगा, y बाय एक्स का जब फॉर्म दिखेगा। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूड नहीं है ना, तो इसको अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो बोलेंगे नहीं, सिर्फ इक्वेशन बोला। लेकिन कैसी इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसमें देखो x की डिग्री कितनी है, y की डिग्री, इधर टोटल डिग्री कितनी है? 2 या 3? 2। वेरिएबल की डिग्री देखना है, 2 की डिग्री नहीं देखना है, 2 तो कांस्टेंट है। वेरिएबल डिग्री कितनी है इसमें? 1 + 1 2, लेकिन इसमें 1 ही है, इसमें डिग्री 0 है, समान है। लास्ट वाले में डिग्री 0 है, वेरिएबल है ही नहीं, तो डिग्री कितनी रही होगी? 0। अरे सोचो ना, इसमें 0 2 2 2, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये नहीं है, क्योंकि देखो हर टर्म में होनी चाहिए, हर टर्म, ये टर्म है अपने आप में, क्या है ये? टर्म। इसमें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था इसलिए बच गया, आ रहा है समझ में? उसको काउंट ही नहीं किया हमने,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिग्री कितनी है यहाँ पे तो ये होमोजीनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन सेम होने चाहिए उसके लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, नहीं आया समझ में? तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शंस आर डिफरेंट। आया समझ में? फंक्शन भी सेम होने चाहिए और डिग्री भी इक्वल होनी चाहिए। आया समझ में? ठीक है, ये तो हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। सेकंड वाले में बेटा जो लास्ट टर्म है ना, इसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट दिख रहा है, देखो 3 लिखा है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी इसमें 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे सब जगह 2 था, तो मामला गड़बड़ हो गया ना, हर जगह 2 आना चाहिए था। आया समझ में? कॉपी करो चलो इतना। पॉइंट नंबर 3, इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इन HDE, शॉर्ट में लिखना, इन HDE वी पुट y इज इक्वल टू Vx, y इज इक्वल टू Vx। यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इसका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या पुट करते हैं हम? v इज इक्वल टू नहीं, y इज इक्वल टू Vx, जहाँ पे y क्या है? वेरिएबल, v क्या है? वेरिएबल, x क्या है? सब कुछ वेरिएबल है इसमें, v भी एक वेरिएबल है। आया समझ में? ठीक है, तो इन HDE वी पुट y इज इक्वल टू Vx। और हमें पता है कि जब भी हम कुछ पुट करते हैं तो उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। बताओ y का क्या हो जाएगा? dy बाई dx या y dx, एक ही बात, इज इक्वल टू इधर लगेगा फर्स्ट सेकेंड, सही है क्या? तो v लिखा रहेगा x का 1 प्लस x लिखा रहेगा v का dv बाई डी। ये रट लेना आप कि जब भी आप y बराबर vx पुट करो तो उसका डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx तुरंत लिखना आना चाहिए। करने थोड़ी बैठेंगे बार बार, हम लोग कर भी सकते हैं ना, साइड में जाके कुछ नहीं, देर कितनी लगेगी, अरे फर्स्ट सेकेंड ही तो लगाना है, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। आया समझ में? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या इसमें डी वाई बाई डी एक्स है? हाँ, वेरिएबल भी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? हाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है वो देखेंगे। क्या इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 है, दिख रही है? इसकी डिग्री नहीं देखना, ये वेरिएबल नहीं है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इधर डिग्री कितनी है? इधर कितनी है? तो क्या HDE है? हाँ है, HDE है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो ध्यान से सुनना, इधर हम dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं पूरा। क्या किया मैंने? dy बाई डी एक्स को एक तरफ रहने दो पूरा, सबको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो उधर था ही, 2xy जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा है, सही है क्या? अब इसमें हम क्या करते हैं? y बराबर Vx पुट करते हैं, जहाँ जहाँ भी y दिखे उसकी जगह Vx पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है ना? अपॉन में क्या हो जाएगा? 2x इंटू वाई की जगह क्या रख दिया? Vx। सोचो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर, और नीचे भी तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, नीचे क्या बचा? 2v। आ रहा है क्या समझ में? अब देखो इधर dy बाई डी एक्स को आप क्या लिखोगे? बोलो, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। सोच लिया ना? अब v की टर्म एक तरफ, ये एक तरफ x की टर्म, वेरिएबल सेपरेबल लगा दो और सॉल्व कर दो। नहीं आया समझ में? रुको एक मिनट रुको, आया समझ में? अब बच्चे के मन में दिमाग ये चल रहा है, सर यहाँ पे तो आपने y बाई एक्स का फॉर्म बोला था, यहाँ पे तो है ही नहीं y बाई एक्स का फॉर्म, तो लेके आते हैं। देखो कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का कॉमन ले लो, क्या ले लो? कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर ऊपर ही कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, सोच लिया। और नीचे से भी क्या करो? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या ले लो? बोलो, तो अंदर क्या हो जाएगा? 2y बाई एक्स, सोच लिया क्या? अरे x से x कटेगा तो ये बचेगा ना x, सही है ना? तो देखो एक्स स्क्वायर से x, देखो y बाई एक्स का फॉर्म दिख रहा है आपको? बनता है इसमें y बाई एक्स का फॉर्म, आ रहा है समझ में? और यहाँ से y बाई एक्स कितना आएगा? v आएगा। तो जैसा जरूरत पड़ा वैसा हम घुमा फिरा सकते हैं, y बराबर Vx को y बाई एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। नहीं आया समझ में? तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y बाई एक्स का फॉर्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HDE। ठीक है, डिग्री भी सेम होनी चाहिए, लेकिन अरे वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि y बाई एक्स को v पुट करो या फिर y को Vx पुट करो, एक ही बात है। अरे एक ही बात है ना यार, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी, ठीक है? ये एग्जाम्पल चिपका लो, इसको अभी पूरा सोल्व नहीं किया है, इसको बस यहाँ तक लिख करके छोड़ दो। अब क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 9.5 का 1। सबसे पहले तो एक चेक कर लो कि डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है? डिग्री तो क्या ये होमोजीनियस बोला मैंने खाली, अब dy बाई डी एक्स भी है ना इसके अंदर, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? पहचान कर लोगे इसकी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है? अब इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि पहले dy बाई डी एक्स को एक तरफ, बाकी पूरा एक तरफ, ऐसा करना है आपको। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले रहा हूँ, बताओ उसको x को dx को नीचे बुला लूँ तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा,
बोलो, इधर देख लो एक बार, एक क्वेश्चन समझ लिया करो पहले। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर एज इट इज है, इसके नीचे कौन चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए डिवाइड लगेगा। अरे बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, होता तो फिर घटता जुड़ता, डिवाइड मल्टीप्लाई तो डिवाइड हुआ, क्लियर है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद हम y बराबर वी एक्स पुट करते हैं, कर दें। जैसे ही पुट करेंगे यहाँ से देखो y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी का वी एक्स का v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये तुरंत करना है आपको ताकि इसको LHS में रख पाओ। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये रख दो पूरा इधर, तो कितना हो जाएगा बोलो, डी वी बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, वाई स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे, अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स रख दिया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर की तरफ से एक्स स्क्वायर कॉमन खींच लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या नीचे भी आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, कॉमन खींच लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इधर क्या आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में v और x ही दिखाई दे रहा है, खाली y हट गया ना, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, दिख रहा है मुझे v प्लस एक्स में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, सही है क्या बोलो, सही है ना। पहले इस v को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करो, अभी आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते क्योंकि इधर v प्लस में जुड़ा हुआ है, आ रहा है समझ में, मल्टीप्लाई में नहीं है ये, तो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, उधर जाएगा तो माइनस का v बाय 1 कर दिया, एलसीएम काट दे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 1 प्लस वी, ऊपर आ जाएगा इधर 1 प्लस का वी स्क्वायर माइनस का वी माइनस का वी स्क्वायर, सोच लिया क्या, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है तो माइनस दोनों में लग जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना बच रहा है 1 माइनस का v अपॉन 1 प्लस का v, v एक तरफ है पूरा, v को किधर ले आओ, इधर ले आओ dv के पास में, वेरिएबल सेपरेबल क्या कर दो अब इधर, वेरिएबल सेपरेबल कर दो इसका, ठीक है। तो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, सोचो आराम से, सोच लिया क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दिया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें, कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट भी हो सकता है क्या ये, सोचो हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसको आप ऐसा लिखो, कैसा लिखो, इसको लिखो 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, एक सेकंड रुक जाओ, और इसको लिखो v अपॉन 1 माइनस वी डी वी, कर सकते हैं ऐसा, इक्वल टू राइट साइड तो log x प्लस कॉन्स्टेंट लॉग में अभी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इधर भी लॉग में आता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत, क्या ये 1 अपॉन एक्स की फोटो है, 1 अपॉन एक्स का log x, लेकिन x नेगेटिव है इसमें, यानी v नेगेटिव है ना, तो ये माइनस का log v हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का log v, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, प्लस अब इसको मेरे को सेम बाय सेम बना के कुछ सोचना है, ओके सॉरी, माइनस का log 1 माइनस नहीं आएगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log 1 माइनस सी तो होगा, x नेगेटिव है ना, x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाओ, ठीक है। अच्छा चलो नीचे ज़्यादा हो रहा है, पहले इतना लिख लो, चलो इतना लिख लो, इतना आगे करो, देखो इसका इंटीग्रेशन कितना हो रहा था, माइनस में log 1 माइनस वी प्लस, इसको मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, इक्वल टू राइट साइड क्या है log x प्लस में log c, सही है क्या। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन को मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऊपर 1 माइनस वी बन जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ, यानी कि पहली बात तो यहाँ पे अगर 1 माइनस वी बनाना चाहते हो तो v को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो देखो v को मैं नेगेटिव कैसे बना रहा हूँ, माइनस ऑफ माइनस वी, सोचो, सोच लिया क्या, सोच लिया ना। अगली स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस में log 1 माइनस वी एज इट इज, माइनस में इसको मैंने 1 माइनस वी प्लस 1 कर दिया, सोच लिया क्या, सोचो ना, 1 माइनस वी 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, -1, ओके लिख ही रहा हूँ, 1 मिनट शांति रखो, सही है क्या, सही है ना, है ना, इसमें डाल दो ब्रैकेट, और बाकी इधर log cx तो हो ही गया उधर, आ रहा है समझ में, ठीक है। हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस का v, अब देखो इसको सेपरेट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, सोचो, और ये माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, सोच लिया क्या, सोचो ना यार, अरे बोलो, ये प्लस क्यों हुआ, समझ में आया, ये माइनस जो था पूरे पे माइनस था ना एक साथ, इसमें जब सेपरेट करोगे ये एक माइनस बीच वाला इस माइनस को प्लस कर देगा, सही है।
अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का लॉग 1 माइनस वी एज इट इज, ये माइनस का 1 इंटू डी वी कितना हो जाएगा v, सोच लिया 1/1 माइनस वी का इंटीग्रेशन जो यहाँ किया था वो माइनस का लॉग 1 माइनस वी इक्वल टू कितना लॉग सी एक्स। ये बात समझ में आ गई कि मैंने इसमें लॉग एक्स के बाजू पे लॉग सी क्यों ऐड किया था, क्योंकि सब लॉग में चल रही है अपनी गाड़ी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये माइनस का लॉग 1 माइनस वी माइनस का लॉग 1 माइनस, ये और दो मिल करके माइनस का 2 लॉग 1 माइनस वी, और माइनस में कॉमन खींच रहा हूँ तो अंदर प्लस का v इज इक्वल टू लॉग सी एक्स हो जाएगा। सोच लिया क्या, इसको मैं इधर दे रहा हूँ माइनस, क्या दिक्कत है बोलो, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और अब इसमें v की जगह क्या रख दो, वापस पुट क्या था हमने पुट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया था ना, तो v कितना आ रहा है y बाय एक्स आ रहा है, v की वैल्यू y बाय एक्स उठा के रख दो इसमें, तो जाएगा 2 लॉग 1 माइनस का y अपॉन एक्स प्लस में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग सी एक्स, सही है क्या, ओके। इसमें एक्स एलसीएम काट दो, तो जाएगा 2 लॉग कितना हो जाएगा ये एक्स माइनस का y अपॉन एक्स प्लस में y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग, मैं जब चाहूँ तब इसको वापस क्या लिख सकता हूँ, इसको माइनस में लॉग एक्स प्लस में लॉग सी, सोच लिया क्या, सोच लिया ना, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ठीक है। देखो अभी रुको, 1 मिनट रुको, इधर वाला साफ कर देता हूँ पोर्शन, आप ध्यान से सुनना, अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर आना बाकी है। ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 लॉग क्या लिखा है ये x माइनस वाई, सही है क्या, बोलो क्या इसमें लॉग m बाय n लगा दूँ मैं, m बाय n बोलो ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 लॉग x माइनस वाई माइनस 2 लॉग x, सोचो माइनस का 2 लॉग x और प्लस में कितना y अपॉन x इज इक्वल टू कितना माइनस का लॉग x प्लस का लॉग c, सही है, ठीक है। तो जाएगा 2 लॉग x माइनस का y माइनस का 2 लॉग x प्लस का y अपॉन x प्लस का लॉग x प्लस का लॉग c इज इक्वल टू 0, सही है क्या, सही है ना। ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, शायद ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं ना। तो जाएगा 2 लॉग x माइनस का y माइनस का लॉग x प्लस का y अपॉन x प्लस का लॉग c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अरे बस इतना काफ़ी है क्या, कि और आगे बढ़ाएं इसको, और बढ़ा सकते हैं क्या हम इसको आगे, अभी देखा जाए तो और भी बहुत आगे बढ़ सकता है। इसका आंसर चेक करो, पहले पॉज करो, देखो इधर अगर आपके पास एक कांस्टेंट है 1/a, तो क्या उसको आप a नहीं लिख सकते, है तो कांस्टेंट है ना, पलट दो ना, आर्बिट्रेरी है, अपनी मर्जी के कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया पावर ऊपर ले गए, ये सब उधर ले गए, फिर लॉग हटाया ना, इन दोनों में पहले मैंने लॉग m अपॉन n वाला पंडा लगा दिया, ठीक है। अरे रुक जाओ, अरे इसको बॉक्स करने दो पहले, ये बॉक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों में log x बाई सी माइनस वाई बाई एक्स हो गया, फिर यहाँ से log हटाया तो e की पावर में सामने वाला पूरा बैठ गया, इसको मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, e की पावर दिस इंटू e की पावर दिस, log e और e हट गए, x बाई सी बचा, इस c को यहाँ देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 होम असाइनमेंट यानी कि होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 में करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, करे बात बोलो। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। अब एक बात कान खोल के ध्यान से सुन लो कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्या आएगा क्वेश्चन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस वो ये थोड़ी बोलेगा कि सॉल्व दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी तो हम सीक्वेंस में जा रहे हैं कि चलो 9.1 हमारी ऑर्डर डिग्री पे थी, 9.2 हमारी जनरल सॉल्यूशन पे थी, 9.3 वेरिएबल सेपरेबल पे, 9.4 कुछ अलग पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली, 9.5 में होमोजीनियस। अभी ये सब क्लियर है कि हाँ चलो होमोजीनियस देखना है हमें, लेकिन आप हर क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करते रहो कि डिग्री कितनी है दोनों में, इधर 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 कितनी है, इधर कितनी है, इधर कितनी है कि नहीं है, सब जगह 2-2 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको ये आइडेंटिफाई हो गया ना कि ये एच डी है कि नहीं है, एच डी। एग्जामिनेशन में आपको ऐसा करना पड़ेगा पहले, वो थोड़ी नाम लिख के देगा कि सॉल्व दिस होमोजीनियस, आया समझ में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले तो dy बाई डी एक्स लेके आओ ना कहीं से, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इसको उधर भेजो, माइनस का 2xy dy हो जाएगा, अब dx को उधर ले जाओ तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा ये, और इस 2xy माइनस का इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का
2x वाई। पहले तो dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बाई एक्स का फॉर्म बनाओ, ठीक है। दिख रहा है आपको वाई बाई एक्स का फॉर्म बना के दिखाया था ना मैंने एक एग्जाम्पल में, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, याद आया। फिर इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट करेंगे y बराबर कितना vx, सही है क्या। जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स, याद आया कुछ, ठीक है ना। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, पहले तो ये माइनस बाहर लगा दो सेंटर में, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। ये वाला माइनस बाहर लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है क्या, डिवाइडेड बाय 2x वाई की जगह वी एक्स, सही है, बोलो। तो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2v, सोच लिया क्या, क्या किया ये मैंने, नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसको ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच के काट दिया, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस का वी स्क्वायर, 1 माइनस का वी स्क्वायर अपन कितना 2v। अब इस v को उधर ले जाओ, सॉल्व करो इसको पहले, कितना हो जाएगा ये, क्या मैं इसको माइनस को खत्म कर दूं पहले से ही, माइनस खत्म कर देता हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, सोच लिया क्या। इसको पलट दो तो माइनस खत्म हो गया है ना, वरना वो लोचा करता फिर। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, बोलो, यही तो होगा। v उधर ले जाके सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करो, यानी ये v का फंक्शन एक तरफ ले जाके पूरा एक नया फंक्शन बना लो। एलसीएम लेंगे इसका, तो x dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, बोलो एलसीएम कितना आएगा, 2v, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 2v स्क्वायर, बहुत अच्छे। तो x dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2v, हालांकि माइनस फिर से लटक गया, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी एक तरफ ले आए, वेरिएबल सेपरेबल करें, तो 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का dx बाई एक्स, सोचो क्या किया ये, नहीं तो ये माइनस उधर ही रह गया, ये उधर, अच्छा कहाँ dv, ओके हाँ dv, वो dv तो ठीक है, ये वी स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे, तो क्या किया ये, इधर से माइनस लेके उधर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर वी स्क्वायर प्लस 1 बचा, वी स्क्वायर प्लस 1 इधर, 2v इधर, और माइनस को उधर ही रहने दिया, ऐसा कर दिया। चाहो तो माइनस इधर भी ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, क्या करेंगे, बोलो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, चलो आ जाओ, देखो इधर, इधर आ जाओ, एक स्टेप और बस बाकी है, 1 मिनट और रुक जाओ, फिर उसके बाद कॉपी कर लेना पूरा। देखो इधर इंटीग्रेशन करें दोनों साइड, तो साइन लगा दो इंटीग्रेशन का, 2v डिवाइडेड बाय कितना, वी स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस में dx अपॉन एक्स, रुक तो जा, इंटीग्रेशन का साइन तो लगा दे पहले। अब देखो इधर नीचे वाले को टी पुट करने पे ऊपर वाला आता है क्या, चेक कर लो, वी स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव 2v dv इक्वल टू dt हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है 2v dv, तो ये इसका मतलब ये dt हो गया, और ये नीचे वाला t हो गया, इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा log x प्लस का इसको मैं log c बोल दूँ क्या, क्योंकि इधर भी log में आने वाला है। आया समझ में, कन्फ्यूजन मत रखना बिल्कुल भी कि कभी तो c जोड़ते हो कभी log c, इधर log है इधर भी log है, तो इधर भी log में ऐड कर दिया। बताओ 1/t का log t, और t के नाम पे कौन है यहाँ पे, 1 प्लस वी स्क्वायर या वी स्क्वायर प्लस 1, एक ही बात है, क्या इक्वल टू राइट साइड में c बाई एक्स लिख सकता हूँ मैं, सोचो, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n हो जाएगा, सही है ना, माइनस हट गया, log हटा दूँ, खींच दूँ log, है ना, डंडा, अब ये e की पावर में कुछ नहीं जाएगा, दोनों तरफ log है तो हटा दिया, अगर log नहीं होता सिंपल तो इधर ये फिर e की पावर में सामने वाला बैठ जाता, अभी तो log हट रहे हैं, तो 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, c बाई एक्स, सही है क्या, क्या वापस v को पुट करोगे, v क्या होता है, y अपॉन एक्स, सही है क्या, तो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, c बाई एक्स, एलसीएम काटो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, c बाई एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट रहा है क्या, तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ये फाइनल आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना आंसर, पॉज करो।